Yes, we are to proceed further. Page number 64, third paragraph. Page number 64, third paragraph. And I envied Chandu the freedom of movement which he enjoyed after his father died of plague. देखिए, इस कहानी में आपको चाइल्ड साइकोलॉजी है वो बड़ी जीवंतता से देखने को मिलती है। बच्चों में किस तरीके से ईर्ष्या का भाव होता है वो भी स्पष्ट होता है। सामान्यतया जिस किसी व्यक्ति से हम ईर्ष्या द्वेष रखते हैं तो उसे प्रकट नहीं होने देते, स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होने देते, जबकि यहां लेखक है वो स्वीकार कर रहे हैं। क्या स्वीकार कर रहे हैं? कि मैं चंदू से ईर्ष्या करता था, जलन होती थी। किस बात की जलन? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विच ही एंजॉयड आफ्टर हिज फादर डाइड ऑफ प्लेग। देखिए, अब इसको आप बचपना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कि पिता की मृत्यु जिस बच्चे के हो जाती है तो उसकी स्थिति कैसी होती है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। कम उम्र में पिता का साया सर से उठ गया, अभी दूसरे बच्चे को उसके बारे में क्या लग रहा है पता? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि ये तो अब चाहे जहां जा आ सकता है जब चाहे, जबकि हकीकत क्या है कि पिता का साया जिस बच्चे के ऊपर से उठ गया है तो उसे आजीविका कमाने के लिए जाना पड़ता है, वो मजबूर है। और किसी की मजबूरी भी अगर आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लगती है देन वी वुड कॉल इट इनोसेंस, मेयर इनोसेंस, आउट ऑफ इनोसेंस। बच्चे को इस बात का आभास ही नहीं है। क्या आभास नहीं है बच्चे को? कि किसी का फादर जब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो फादर की मृत्यु के एवज में, जिसको अपने बोले बदले में जिसको बोले, अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलती है तो वो कितनी महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है। या ये समझे कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिले इसलिए उसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पर यहाँ दोस्त चंदू से लेखक को ईर्ष्या हो रही है कि अब पिताजी उसके प्लेग नामक बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गए तो अब तो वो चाहे जहां चाहे जैसे घूम फिर सकता है। For then he would do the round of shaving and hair cutting at the houses of the high caste notables in the morning, bath and dress, and then steal a ride to town 6 miles away on the footrest of close carriage in which Lala Hukam Chand travelled to town. देखिए, राइटर को
चंदू का शेड्यूल पता है, चंदू क्या करता है, क्योंकि वो तब क्या करता है फिर, डू द राउंड ऑफ शेविंग एंड हेयर कटिंग। शेविंग का और बाल काटने का जो उसका पुश्तैनी कार्य था तो वो करता किनकी, एट द हाउसेज ऑफ द हाई कास्ट नोटेबल्स इन द मॉर्निंग। जो उच्च जाति के मुख्य लोग थे उनके घरों में जाता, सुबह सुबह एक राउंड करके आता, क्योंकि वो तो उनका परमानेंट व्यवसाय था। फिर क्या करता, नहाता, ड्रेस पहनता, ड्रेस लगाता, एंड देन स्टील ए राइड टू टाउन। स्टील ए राइड का मतलब क्या होता है पता है, चोरी छुपे, चोरी छुपे कस्बे का एक चक्कर लगा के आता, चोरी छुपे कस्बे का एक चक्कर लगा के आता। 6 माइल्स अवे, उनके गांव से जो कस्बे की दूरी थी वो 6 मील थी। ऑन द फुटरेस्ट ऑफ द क्लोज्ड कैरेज, फुटरेस्ट जो बेटा पीछे जिसमें पैर रख के चढ़ते हैं, जो उनका कैरेज या व्हीकल समझे आप किसका, लाला हुक्मचंद का, जो कि कस्बे में जाया करते थे। तो उन पे चोरी छिपे, जैसे बच्चे पहले लटक जाते थे ना बस वगैरह के, वैसे ये लाला हुक्मचंद का जो कैरेज जाता था उसके पीछे चोरी छिपे लटक जाता और कस्बे की चहल पहल देखकर आता, उसके पीछे लटक जाता और कस्बे की चहल पहल देखकर आता। बट चंदू वाज काइंड टू मी, उसको इतनी स्वतंत्रता मिल रही थी तो इससे इनको ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। तो क्या कह रहे हैं कि चंदू मेरे प्रति बड़ा ही दयालु था। He knew that I was seldom taken to town and that I had to trudge 3 weary miles to a secondary school in the big village of Zodiala with the fear of God in my heart, while he had been completely absorbed from the ordeal of being flogged by cruel masters as he had left school after his father's death. साहित्य के विद्यार्थी को घटनाओं को विभिन्न आयामों से देखना चाहिए। दयालु था, कैसे इनको पता चल रहा है दयालु होने का, पता है उसको ये पता था, सेल्डम इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, कि मेरे को कभी कस्बे में घुमाने कोई लेके नहीं जाता, ये उसको पता था। एंड दैट आई हैड टू ट्रज, ट्रज क्या होता है बेटा, ऐसे पैर पटक के जाना। 3 माइल्स, 3 मील पैदल पैदल जाना पड़ता था एक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए, मेरे को तो पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। इन द बिग विलेज ऑफ जोड़ियाला, बड़ा गांव पास में जो था जोड़ियाला, बड़े गांवों में बेटा स्कूल हुआ करती थी, हर गांव में आज की तरह नहीं थी। बड़े जो गांव कस्बे होते थे वहाँ स्कूल होती, तो आसपास के गांव के बच्चे वहाँ सामान्यतया पैदल ही आते थे और इतना इतना दूर जाना पड़ने के लिए बड़ा एक सामान्य दृश्य था। While he had been completely absorbed from the ordeal of being flogged by cruel masters, बच्चों के एंगल से आप देखिए शिक्षक की इमेज कि वो तो ऑर्डिल क्या होता है बेटा पता है, बिटर एक्सपीरियंस, कड़वा अनुभव कि चंदू है अब उस कड़वे अनुभव से बच गया था। कौन से कड़वे अनुभव से, इसमें क्रूअल मास्टर, टीचर्स के लिए निर्दयी शब्द काम में लिया है, तो आप थोड़ा सा एक अनुमान लगा सकते हैं कि गुरुजी लोग बच्चों के प्रति
कैसा सा व्यवहार रखते थे। यद्यपि आप दोनों पक्ष देखेंगे, टीचर्स का जो सजा देने का एटीट्यूड होता था, वो विद्यार्थियों को उस समय, जिस समय सजा दी जाती थी, क्रूअल लगना स्वाभाविक सा था। बट आप देखेंगे कि वो स्टूडेंट कभी भी टीचर्स की अवज्ञा नहीं करते थे और अध्ययन में मोर और लेस अच्छे होते थे, अचीवमेंट करते थे, पेरेंट्स की भी आज्ञा पालन करते थे, संस्कारवान होते थे। यद्यपि उनको भय लगता था, ये आप मान के चलें कि टीचर से भय होता था कि पढ़ेंगे नहीं तो गुरुजी डांटेंगे, पिटाई भी करेंगे। दूसरा एंगल अब आप ये देखिए कि गुरुजी को कोई पर्सनल बेनिफिट थोड़ी होता है कि बच्चों को डांटने से या पनिशमेंट देने से वो एक अंतिम रेमेडी, आप ये ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि टीचर कोई पार्श्विक प्रवृत्ति रखते और जाते ही बच्चों की पिटाई शुरू कर दे, ऐसा नहीं। वो अंतिम उपचार होता था जिसको प्रथम कैटेगरी में कभी न रखे। ये रखने से क्या होता है, अतिवादी रवैया विकसित होता है कि गुरुजी आए तो मारेंगे। ऐसे कोई दिमाग खराब थोड़ी है गुरुजी का। गुरुजी बड़े सिंपल सोबर तरीके से बताते हैं, याद करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए कि बच्चा कुछ सीखे, उसकी एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी आए, इसलिए, और अच्छे नंबर आए, अच्छा योग्य बने। अब उसके लिए अगर वो साधारण तौर तरीकों से फिर नहीं मानता है तो गुरुजी अंतिम उपाय के रूप में पनिशमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला उपाय ही अंतिम उपाय, ऐसा। पर बच्चों को भी क्या, बच्चों को देखो खुद का नहीं मानते कि हम कहने से तो मानते ही नहीं, तो गुरुजी क्या करे, गुरुजी को मजबूर करते हैं। तो इनको क्या लगता है कि वो जो बिटर एक्सपीरियंस है ना, उससे तो चंदू बच गया था, मेरे को उस कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ता था, या तो पढ़ो या मार खाओ, तो पढ़ता था। क्रूअल एज ही लेफ्ट द स्कूल आफ्टर हिज फादर्स डेथ, क्योंकि जैसा कि वो अपने पिताजी की मृत्यु के उपरांत स्कूल तो छोड़ दिया था, तो दूसरे छोटे बच्चों को बेटा क्या होता है पता है, जो स्कूल जिसका छूट गया उसमें मुक्ति नजर आती है, जबकि जिनका स्कूल छूट जाता है वो क्या बनते हैं, क्या करते हैं जीवन में। अभी आप यही देखें, क्योंकि बेटा जो कुछ है वो यही कंक्लूजन सामने प्रत्यक्ष आपके है। ये बता रहे हैं, ये पढ़ते थे 3-3 किलोमीटर जाना पढ़ना पैदल। तो अभी जो हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये चंदू ने लिखी है या मुल्कराज आनंद ने लिखी है? मुल्कराज आनंद ने लिखी है या चंदू ने लिखी है? मुल्कराज आनंद ने लिखी है ना। तो वो योग्य बने या नहीं बने? चंदू कटिंग करेगा, दाढ़ी करेगा, ज्यादा पैसे कमाए, सारी बात, पर जो लॉन्ग टर्म, लंबे समय में आगे कौन जाता है? लंबे समय में आगे कौन जाता है? सामान्यतया पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा है वो लॉन्ग टर्म में जो स्कूल छोड़ देते हैं उनसे आगे ही निकलता है, और
फिर उसको एक समय के बाद तो समझ में आता ही है कि गुरुजी मेरे को सही डांटा करते थे। गुरुजी की डांट नहीं होती तो आज मैं जो कुछ हूं वो नहीं बन पाता। पर उस समय बेटा इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि गुरुजी की डांट अपने को हजम हो जाए। अपन ये समझ लें कि गुरुजी को क्या फायदा है, मेरे भले के लिए ही डांट रहे हैं, ऐसा हम नहीं सोचते। तो पिता की मृत्यु होने के बाद क्या वो तो फ्री हो गया था, ऐसा इनका सोचना था। आई थिंक वी आर टू स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।